हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय सुभाष खंड काव्य है, प्रथम सर्ग है। यानी सारे सर्गों का सारांश आज आपको देखने को मिलेगा। आपसे प्रश्न अगर कर दिया जाएगा कि समस्त सर्गों का सारांश लिखिए, या कथा का सार लिखिए, या खंड काव्य का सारांश लिखिए, या प्रथम सर्ग का लिखिए, या द्वितीय सर्ग का, तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे। ठीक है। तो प्रथम सर्ग का सारांश आपको बड़ा कायदे से समझना है, मतलब मैं जो पॉइंट समझाऊंगा वो आपको नोट करते रहना है। तो इसके लेखक थोड़ा सा परिचय पहले दे देंगे कि जय सुभाष खंड काव्य के रचयिता विनोद चंद पांडेय विनोद जी हैं। इन्होंने जय सुभाष खंड काव्य के माध्यम से महान नेता जी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला है। फिर प्रथम सर्ग डालिएगा, अगर आप सारांश लिखना आता तो प्रथम सर्ग डालिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। कहां हुआ था? कटक में हुआ था। कब हुआ था? 97 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जनवरी। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। किसका जन्म? एक बार लाइक करो यार। जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। अच्छा, इनके जन्म से कटक में एक नवीन प्रभात का उदय हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी दास और माता का नाम प्रभावती, यानी प्रभावती और जानकी दास के ये पुत्र थे। नाम था सुभाष चंद्र। जानकी दास समाज के एक प्रतिष्ठित नागरिक थे। मां साध्वी प्रवृत्ति की थी, है ना। और बाल्यकाल में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर अपने माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी माता प्रारंभ से ही उन्हें वीरता से ओतप्रोत कहानियां सुनाती थीं, भारत की प्राचीन संस्कृति के विषय में बताया करती थीं। इस प्रकार सुभाष चंद्र के हृदय में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम की भावना जागृत हो गई। सुभाष चंद्र बोस बाल्यकाल से ही बुद्धिमान तथा साहसी थे। अनेक गुणों से संपन्न अपने गुरु बेनी माधव के संपर्क में आने पर उन्होंने समाज सेवा के व्रत को अपनाया। अब इनके गुरु कौन थे? बेनी माधव थे। कौन? बेनी माधव। सुभाष चंद्र बोस में भी पढ़ाई भी सुभाष चंद्र जो बोस थे वो पढ़ाई में भी मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कहां लिया? कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश। पॉइंट लिखते रहिएगा। माता ये, पिता ये, जन्म ये, गुरु ये, मन में उनके ये भावना बैठी और एडमिशन यहां पर लिया। ये सब पॉइंट लिखते रहिए प्रथम सर्ग के। कलकत्ता में ही उनका परिचय सुरेश बनर्जी से हुआ। किससे हुआ? सुरेश बनर्जी से। कलकत्ता में क्यों हुआ? क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में ही उन्होंने अपना एडमिशन कराया था। उनके आश्रम में रहकर जाकर के सुभाष ने मातृभूमि की सेवा में अपना योगदान देने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया। यानी कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, अनमैरिड रहूंगा। किसके? सुरेश बनर्जी के आश्रम में जाकर के सुभाष चंद्र बोस जी ने मातृभूमि की सेवा में अपना योगदान देने के लिए आजीवन अविवाहित रहने का व्रत लिया। इसी आश्रम में एक दिन स्वामी विवेकानंद ने सत्य को खोजने का सुंदर उपदेश दिया। सुभाष चंद्र बोस के हृदय पर इस उपदेश का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी एक दिन स्वामी विवेकानंद ने सत्य को खोजने का सुंदर उपदेश दिया। अब सुभाष चंद्र बोस के हृदय पर उनके उपदेश का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। वे पढ़ाई त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। अनेक तीर्थ स्थानों पर गए, लेकिन अंततः उन्हें निराशा का ही मुख देखना पड़ा। निराशा की ओर ही लौटे। वे वापस घर लौट आए और पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ओटन महोदय द्वारा भारतीयों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे जाने पर उन्होंने उनके गाल पर तमाचा मार दिया था। एक ओटन थे, उन्होंने गाल पर तमाचा जड़ दिया उसके। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ओटन था, एक टीचर होगा कोई, तो उसके गाल पे तमाचा मार दिया क्योंकि उसने अपमानजनक शब्द कहे थे भारतीयों के प्रति। इस घटना के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ठीक है भैया, कॉलेज से निकालो पर हमारे हिंदुस्तान को गाली मत दो।
है ना। दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेकर उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपने पिता की इच्छा अनुसार विदेश जाकर सुभाष चंद्र ने कैम्ब्रिज विद्यालय में आईसीएस की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, है ना। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, और स्वदेश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण उन्होंने इस पद को त्याग दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए भारत लौट आए। वस्तुतः इनके जीवन का ध्येय अत्यंत महान था, अतः वे स्वतंत्रता के कठिन मार्ग पर अपने कदम बढ़ाते रहे। प्रथम सर्ग में आपने क्या समझा? प्रथम सर्ग में आपको समझना यह है, आपको लिखना है थोड़ा सा परिचय। सबसे पहला परिचय यही लिखना है कि जय सुभाष खंड काव्य के रचयिता विनोद चंद्र पांडे विनोद जी हैं। उन्होंने जय सुभाष में सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डाला है, मातृभूमि के लिए समर्पण भावना को उनकी निखारा है। फिर आप लिखेंगे प्रथम सर्ग का सारांश। प्रथम सर्ग में आप लिखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में कटक में हुआ था। पिता ये थे, माता ये थे, गुरु ये थे, कहाँ पढ़े, ये सब हम आपको बता चुके हैं, और इसी प्रकार लिख देना। अब दूसरे सर्ग में देखो, पॉइंट्स याद किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि सब रट्टा मारा जाए। लाइन लिख लीजिए, वन लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं, और मुख्य बिंदु याद रखो, फिर आपको कहानी गढ़ देना है। द्वितीय सर्ग, वो समय था जब अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतवासी अत्यधिक आतंकित थे। दूसरे सर्ग में क्या था? यह ऐसा समय था जब अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतवासी अत्यधिक आतंकित थे। तभी सुभाष चंद्र बोस ने परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने का स्वप्न देखा। इसी समय गांधी जी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का सूत्रपात किया, और इस आंदोलन में निर्धन, धनी, श्रमिकों, किसानों, सभी जातियों ने अपना अपूर्व सहयोग दिया। वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार कर दिया गया, सरकारी उपाधियों को लौटा दिया गया, विदेशी वस्तुओं का घर घर में होली जलाई गई। इसी समय देशबंधु चित्तरंजन दास ने नेशनल कॉलेज की स्थापना कर दी। सुभाष चंद्र बोस को ही इस कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी वे भाग लेते रहे, और पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाई गई स्वराज्य पार्टी में देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ सुभाष चंद्र ने भी प्रवेश किया। स्वराज्य दल द्वारा काउंसिल में प्रवेश करने का निर्णय लिए जाने पर सुभाष ने दल के प्रतिनिधियों को जिताया तथा कलकत्ता महापालिका में बहुमत प्राप्त किया। इस महापालिका में देशबंधु को नगर प्रमुख तथा सुभाष को अधिशासी अधिकारी का पद दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने नियत वेतन का आधा भाग ही लिया और आधे वेतन से दीन दुखियों के कष्टों को दूर करना प्रारंभ किया। लेकिन अकारण ही उन्हें अंग्रेज सरकार ने क्रमशः अलीपुर, बरहमपुर तथा मांडले जेल में बंदी बनाकर रखा। मांडले जेल में उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा, यानी उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनकी रिहाई के लिए जगह जगह नारे लगाए गए, सभाएं की गईं। इस प्रकार इसके जन आग्रह के समक्ष सरकार को झुकना पड़ा था, और उसने सुभाष को मुक्त कर दिया था। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने स्वदेश की रक्षा के लिए अनेक कष्टों को हंसते हंसते सहन किया। इस सर्ग से एक उदाहरण दृष्टव्य है कि कभी संकटों की सुभाष ने कुछ परवाह नहीं की। कभी संकटों की सुभाष ने कुछ परवाह नहीं की। सही यातना पर परिवर्तित अपनी राह नहीं की। सही यातना पर परिवर्तित अपनी राह नहीं की। कभी संकटों की सुभाष ने कुछ परवाह नहीं की। सही यातना पर परिवर्तित अपनी राह नहीं की। तो दूसरे सर्ग में आपने क्या समझा? अंग्रेजों का, गांधी जी का सहयोग आंदोलन चला और घर घर कपड़ों की होली जलाई गई। चित्तरंजन दास ने नेशनल कॉलेज की स्थापना की और सुभाष को प्राचार्य नियुक्त किया गया। और फिर क्या हुआ? स्वराज्य पार्टी में देशबंधु चित्तरंजन के साथ सुभाष ने भी प्रवेश किया। स्वराज्य दल द्वारा काउंसिल में प्रवेश करने का निर्णय लिए जाने पर सुभाष ने दल के प्रतिनिधियों को जिताया तथा कलकत्ता महापालिका में बहुमत प्राप्त किया, और ये सुभाष चंद्र को अधिशासी अधिकारी बनाया गया। फिर भी वे आधा वेतन लेते थे, आधा वेतन दीन दुखियों की सेवा में लगाते थे। लेकिन अकारण ही न जाने क्यों अंग्रेजों ने इनको मांडले जेल में बंदी बनाया, और कई जेलों में इनको बंदी बना दिया गया। जगह जगह पर नारे लगाते रहे लोग, तब इनको छोड़ा गया, सरकार को विवश होना पड़ा था। ठीक है, तीसरे सर्ग में देखो क्या होता है।
सन 1928 ईस्वी के आसपास की बात है। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भारत के नर नारी इस अवसर पर हर्ष विभोर थे। भारत के कोने कोने से नेतागण आए हुए थे। इस अधिवेशन में महापंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं सेवकों के दल के सेनानी बने हुए थे। अधिवेशन के आयोजन का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को ही प्राप्त हुआ। सभी व्यक्ति उनकी जय जयकार कर रहे थे। सभा में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। सारा वातावरण भारत माता की जय से गूंज उठा। पंडित मोतीलाल नेहरू ने भी सुभाष की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुत्रवत बताया। सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया। उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को दर्शाती हुई पंक्तियां दृष्टव्य हैं। बच्चों एक बार शेयर कर देते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। जिन जिन जिलों में चलता है उन जिलों के बच्चे पढ़ लें अपना देख के, और पता नहीं है तो कॉलेज के टीचर से संपर्क कर लें या फिर वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख लें। वो निर्वाह स्वकर्तव्यों का भली भांति करते थे, यथाशक्ति नागरिकों का भी कष्ट सभी हरते थे। और इसी समय स्वतंत्रता सेनानियों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठियां चलाई गईं, जिसमें सुभाष के शरीर पर काफी चोटें आईं। तत्पश्चात उन्हें 9 मास के लिए अलीपुर जेल में भेज दिया गया। जेल से छूटने पर उन्होंने फिर युवकों को उत्साहित किया, जिससे शासन ने भयभीत होकर उन्हें पुनः जेल भर भेज दिया। जेल में ही उन्हें अपने रुग्ण पिता की मृत्यु का समाचार, रुग्ण मतलब रोगी पिता, और तभी वे कटक के लिए रवाना हो गए। उन्हें इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक उन्होंने लिखी। सन 1936 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाने की मांग की गई, परंतु पूर्ण रूप से स्वस्थ न होने के कारण उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। पूर्ण स्वस्थ हो जाने के बाद इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष इनको चुना गया था। तो तीसरे सर्ग में आपने देखा क्या हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सब भाव विभोर थे, प्रसन्न थे, कोने कोने से नेता आए थे, मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, है ना, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, भारत माता की जय बोली गई, सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का मेयर चुना गया। और फिर क्या हुआ था, सेनानियों के जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, और इसके बाद जो है शरीर पर चोटें भी आईं इनके, और इनको फिर जेल भेज दिया गया था। कई बार जेल भेज दिया गया। इनके पिता की मृत्यु का समाचार इनको जेल में ही मिला था। इंडियन स्ट्रगल नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। 1936 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर लखनऊ अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाने की मांग की गई थी, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि मैं बीमार हूं, मैं फिर इनको हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। चौथे सर्ग में क्या होता, 7 ही सर्ग हैं। ताप्ती नदी के तट पर स्थित विट्ठल नगर में कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 51 द्वार और 51 राष्ट्रध्वज फहराए गए तथा 51 बैलों के रथ में बैठकर सुभाष चंद्र बोस आए। इसके उपरांत त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में 2 महान नेताओं में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें पट्टाभी सीतारमैया हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। परंतु गांधी जी ने सुभाष के स्थान पर पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद पर देखना चाहते थे। अतः गांधी जी द्वारा रोष प्रकट करने पर दल की एकता के लिए उन्होंने अपना पद त्याग दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल गठित किया था। कलकत्ता में स्थित ब्लैक हॉल नामक स्मारक को, जिसमें अनेक अंग्रेजों को जिंदा जला दिया गया था, हटवाने के लिए नेताजी ने बहुत प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से मुक्त होने पर उन्हें अपने घर में ही नजरबंद रखा गया। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस निरंतर मातृभूमि के लिए अंग्रेजों की यातनाएं सहते रहे। तो आपने समझा, 51वां अधिवेशन जब हुआ था ताप्ती नदी पर, तो क्या हुआ था, 51 द्वार और 51 राष्ट्रध्वज थे, है ना। 51 बैलों के रथ में सुभाष चंद्र बैठ करके आए थे। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में 2 महान नेताओं में एक तो पट्टाभी सीतारमैया थे और इधर सुभाष चंद्र बोस थे। दोनों में चुनाव हुआ तो भैया जीते सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी को प्रॉब्लम थी, टेंशन थी, यार ये जीत गया मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जब गांधी जी नाराज थे तो इन्होंने कहा, क्या जब आदमी नाराज है, हमारा मालिक हमारा बापू नाराज है, तो मैं इस पद को क्या करूंगा। तो अब इन्होंने पद त्याग दिया। ये चौथे सर्ग में हुआ, ठीक है। फिर उन्होंने पद त्याग दिया और इस्तीफा दे दिया कि पट्टाभी को बना दो, उसी को बना दिया गया,
है ना, उन्हीं को बना दिया गया। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल का गठन किया गया कलकत्ता में स्थित ब्लैक होल नामक स्मारक, जहां पर अंग्रेजों को जिंदा जलाया गया था, उसको हटवाने के लिए नेताजी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, जेल भेज दिया गया था। पांचवें सर्ग में देखो क्या होता था। नजरबंदी के समय सुभाष के घर पर शासन का रात दिन पहरा था। सुभाष पूरे देश के बारे में बहुत अधिक चिंतित हो उठे, वे वहां से भागने की योजना बनाने लगे। सुभाष अपनी दाढ़ी बढ़ाकर तथा मौलवी का वेश धारण करके 15 जनवरी 1941 ईस्वी को शीतकाल की अर्धरात्रि में विदेश के लिए भाग निकले। काबुल जाकर उनकी उत्तम चंद से मित्रता हुई, जिसने उन्हें बाहर पहुंचाने में सहायता दी। जापान जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज का प्रधान सेना नायक बनकर ओजस्वी नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें अनेक भारतीय सैनिकों ने इस फौज को सुदृढ़ता प्रदान की। इसके उपरांत वे सिंगापुर पहुंचे, जहां पर रास बिहारी बोस ने उनका स्वागत किया। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है ना। तो सिंगापुर में यूनियन जैक अपना एक हवाई जहाज उतारा था, है ना। तो फिर सुभाष ने अपने भाषणों से वहां की जनता को जगाया। सुभाष की सेना के भीतर नेहरू, गांधी, आजाद, बोस नामक 4 ब्रिगेड बनाए गए थे। इनमें सभी जातियों के सैनिक परस्पर प्रेम पूर्वक कार्य करते थे। सभी सैनिक ब्रिटिश राज्य को पराजित करने के लिए लालायित थे। अब षष्ठ सर्ग में क्या होता है कि सिंगापुर में सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। निम्नलिखित पंक्तियां इस संबंध में कही गई हैं कि दो तुम रक्त, मुक्ति दूं तुमको, दिया एक ये नारा, कह जय हिंद ब्रिटिश शासन को, निर्भय हो ललकारा। कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष द्वारा प्रेरित होकर उनकी सेना अंग्रेजों की सेना को पराजित करने लगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय तथा नेताजी की जय, नेताजी की जय के साथ साथ आजाद हिंद फौज निरंतर आगे बढ़ती रही। 18 मार्च सन 1944 ईस्वी को यह सेना अंग्रेजों को पराजित करती हुई कोहिमा पहुंच गई थी। वहां पर सुभाष और गांधी जी की जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। भारतीय सेना ने मोराई टिट्टिम टिड्डिम पर अधिकार जमा लिया। आराकान पर भी तिरंगा झंडा फहरा दिया। विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने 1945 ईस्वी में नववर्ष को पूर्ण उत्साह और उमंग से के साथ मनाया था। 7वें सर्ग में क्या हुआ था, जीवन में सुख दुख, जय और पराजय का चक्र चलता ही रहता है। आजाद हिंद फौज को भी जय पराजय का मुख देखना पड़ा। बर्मा पर शत्रुओं ने पुनः अपना अधिकार जमा लिया। अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जब नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराए गए, इसके फलस्वरूप इनके अनेक नर नारी विकलांग हो गए, असंख्य लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। जनहित के लिए जापान ने शत्रुओं के समक्ष हथियार डाल दिए, जिससे आजाद हिंद फौज के सैनिक व्याकुल हो उठे। सुभाष भी सैनिकों की व्याकुलता को देखकर चिंतित हो गए और जनहित में उन्होंने भी आत्मसमर्पण का दृढ़ निश्चय कर लिया और सैनिकों को उचित समय पर पुनः लड़ाई प्रारंभ करने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात सुभाष ने सैनिकों से विदाई लेकर हवाई जहाज द्वारा टोक्यो के लिए प्रस्थान किया। यहाँ उन्हें जापान के प्रधानमंत्री हिरोहितो से मिलना था। दुर्भाग्यवश 18 अगस्त को उनका जहाज ताईहोक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी रेडियो द्वारा यह दुखद समाचार प्रसारित किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। भारत की जनता को इस आकस्मिक समाचार पर सहसा ही विश्वास नहीं हो सका। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे दिव्य व्यक्तित्व के लोग कम ही दृष्टिगत होते हैं। इसीलिए कवि ने उनके विषय में कहा है कि यों तो हुए देश में अगणित स्वतंत्रता सेनानी, पर उनमें नेता सुभाष सी कम की दिव्य कहानी, कम की दिव्य कहानी। यद्यपि आज नेताजी नहीं है, तथापि उनकी अमर वाणी भारत, बर्मा व सिंगापुर की मिट्टी में सदैव गूंजती रहेगी। भारतवासी युगों युगों तक उनकी अमर गाथा का गान करते रहेंगे। तो इस प्रकार आपको कहानी समझ लेनी है और इस कहानी के साथ साथ ही आपको लिख देना है। लाल बहादुर शास्त्री फ्रेंड को गुड मॉर्निंग। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री, सचिन वर्मा और शिवानी, ठीक है। हाँ हाँ शिवानी।
चलिए, और किसी? पूनम शर्मा, गुड मॉर्निंग। अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं हमको, ठीक है। समझ में आ गया सबको? विष्णु यादव समझ में आ गया? समझ रहे थे आपकी क्लास में, आप तो 12th में हैं। चलिए, और सभी को समझ में आया?